आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे। तो विद्युत परिपथ में जहाँ जहाँ से करंट फ्लो होती है तो वहाँ पर विद्युत धारा और प्रतिरोध निकालने के लिए किरचॉफ वैज्ञानिक ने कुछ नियम दिए। दो नियम है तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो नियम पढ़ने से पहले किरचॉफ वैज्ञानिक का जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ इनका पूरा नाम है। 1824 में जन्म हुआ और 1887 में इनकी मृत्यु हुई है। जर्मनी के भौतिक विज्ञानी हीडलबर्ग एवं बर्लिन में प्रोफेसर रहे। मुख्यतः स्पेक्ट्रोमिकी यानी स्पेक्ट्रोमेट्री के विकास के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गणितीय भौतिकी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया, जिसमें परिपथों के लिए प्रथम एवं द्वितीय नियम शामिल है। तो सर्किट के लिए फर्स्ट और सेकंड दो लॉ दिए हैं, और पहले लॉ को जंक्शन रूल और दूसरे लॉ को लूप रूल या पास रूल बोलते हैं। तो इनके बारे में हम लोग स्टडी करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए किरचॉफ के नियम। तो कह रहा है विद्युत परिपथों में कभी कभी कई प्रतिरोधक एवं सेल जटिल ढंग से संबद्ध होते हैं, यानी बहुत सारे सेल लगे रहते हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। श्रेणी एवं पार्श्व संयोजन के लिए जो सूत्र हमने पहले भी उत्पन्न किए हैं वे परिपथ के सभी विद्युत धाराओं तथा विभवांतरों के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होते। तो जो फार्मूले हम पीछे पढ़ चुके हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, वो हर जगह से उतनी अच्छी तरह से लगा करके उनसे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए किरचॉफ ने नए नियम दिए। दो नियम जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं विद्युत परिपथ के विश्लेषण में बहुत उपयोगी होते हैं। तो किरचॉफ साइंटिस्ट ने दो फार्मूले दिए, दो नियम दिए, रूल। तो इन रूल के माध्यम से हम जटिल परिपथ में भी करंट और वोल्टेज या रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा दिए गए परिपथ में हम प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा को किसी प्रतीक जैसे I से नामांकित करते हुए और तीर के चिन्ह द्वारा प्रतिरोधक के अनुदिश धारा के प्रवाह को निर्दिष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जिस सर्किट में हमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालना है तो उसमें धारा को प्रवाह, विद्युत धारा को हम I से प्रतीक चिन्ह से नामांकित करते हैं, और जिधर को करंट फ्लो हो रही है उधर एक तीर द्वारा दिखाते हैं कि इधर को करंट जा रही है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। कह रहा है यदि अंततः I धनात्मक निर्धारित होता है तो प्रतिरोधक में विद्युत धारा की वास्तविक दिशा तीर की दिशा में है। अब जब हमने प्रतिरोध को R, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको I, और जिधर को प्रवाहित हो रही है उधर तीर द्वारा नामांकित किया है, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद I धनात्मक आता है आंसर, तो हम कहेंगे जिधर को तीर लगाया था उसी दिशा में करंट फ्लो हो रही थी। और अगर I की वैल्यू ऋणात्मक आ गई तो इसका मतलब जिधर को हमने तीर लगाया है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो वही कह रहा है कि यदि अंततः I धनात्मक निर्धारित होता है तो प्रतिरोधक में विद्युत धारा की वास्तविक दिशा तीर की दिशा में है। यदि यह ऋणात्मक निकलता है तो वास्तव में विद्युत धारा तीर की दिशा के विपरीत प्रवाहित हो रही। तो जिधर हमने तीर लगाया है अगर विद्युत धारा I की वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी तो हमको ये जानना है कि जिधर हमने तीर लगाया है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही। इसी प्रकार प्रत्येक स्रोत, चाहे वो सेल हो, चाहे विद्युत शक्ति यानी पावर स्टेशन हो या कोई दूसरा स्रोत हो,
के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को सेल में प्रवाहित हो रही धारा के संकेत के अलावा एक निर्देशित तीर से चिन्हित करते हैं। तो जो भी सोर्स हमारा, चाहे सेल हो, चाहे कोई पावर स्टेशन हो या कोई अन्य स्रोत हो जिससे करंट प्रवाहित हो रही है, उसको एक संकेत के द्वारा हम के अलावा एक निर्देशित तीर से चिन्हित करते हैं। यानी उसको भी कोई चिन्ह देते हैं कि यहाँ पर ये लगा हुआ है। यह हमें धनात्मक टर्मिनल P तथा ऋणात्मक टर्मिनल N के बीच विभवांतर बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लगा हुआ है, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, जो बड़ी लकीर है ये धनात्मक, जो छोटी लकीर है ऋणात्मक सिरे को बताती है। इसी प्रकार यहाँ से लगा हुआ है, छोटी लकीर ऋणात्मक तथा बड़ी लकीर धनात्मक सिरे को बताती है। तो अगर P और N यानी पॉजिटिव और निगेटिव के बीच विभवांतर निकालना हो तो V इक्वल टू VP माइनस VN होगा, इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ज्यादा में कम घटाते हैं तो पॉजिटिव वाले का विभव उच्च होता है, इसलिए पॉजिटिव में निगेटिव घटाया गया। चित्र 3.38 में यही फार्मूला आया है, तो उसी को यहाँ पर बता रहा है। I यहाँ सेल के अंदर N से होकर P की ओर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। ध्यान दीजिए, सेल के अगर अंदर की बात होगी तो अभी हमने ऊपर जब पढ़ा था तो आपको बताया है कि सेल के अगर अंदर की बात होगी, जहाँ विलयन भरा है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या विद्युत अपघट्य कहते हैं, तो वहां पर उल्टा धारा प्रवाहित होती है। अगर बाहर परिपथ में P से N की ओर धारा जा रही है तो अंदर N से P की ओर जाएगी, ताकि पूरा सर्किट कंप्लीट हो सके। तो वही कह रहा है कि I यहाँ सेल के अंदर N से होकर P यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। यदि सेल से होकर बहने वाली धारा को चिन्हित करते हुए हम P से N की ओर बढ़ते हैं तो स्पष्टतः V इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR होता है। तो यदि सेल से होकर बहने वाली धारा को चिन्हित करते हुए हम P से N की ओर बढ़ते हैं तो स्पष्टतः V इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR होता है। तो सेल से होकर बहने वाली धारा, इसको ध्यान दीजिए कि यदि सेल से होकर बहने वाली धारा को चिन्हित करते हुए हम P से N की ओर बढ़ते हैं तो V इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR लिखेंगे। इसको याद कर लीजिए और इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए कि P से N की ओर बढ़ेंगे तो V इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR लिखेंगे। चिन्हों को बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद अब हम नियमों तथा उपपत्तियों को अभिव्यक्त करेंगे। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि P से N की ओर जब बढ़ेंगे तो फार्मूला V इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR लगाएंगे। तो कहने का मतलब V, अगर इसको हम इस तरह लिखें, एक ही तरफ ले आए तो V माइनस एप्सिलॉन माइनस IR इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वोल्टेज में इसका विद्युत वाहक बल और फिर करंट और आंतरिक प्रतिरोध का गुणनफल बराबर 0 लिखेंगे। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो अब ये सब समझने के बाद हम जो नियम दिए हैं किरचॉफ ने, उनको देखने का प्रयास करते हैं और समझेंगे। तो कह रहा है चिन्हों को बनाने के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद अब हम नियमों तथा उपपत्तियों को अभिव्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला नियम है, कह रहा है संधि नियम या जंक्शन रूल भी इसको बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जंक्शन रूल यानी संधि नियम। तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए, कह रहा है कि किसी संधि, तो संधि का पहले मतलब समझिए कि जंक्शन का मतलब क्या है। तो कोई ऐसा पॉइंट जहां पर करंट आएगी और जहां से सब जगह जाएगी, तो उस मिलन वाले बिंदु को हम जंक्शन पॉइंट या संधि बिंदु कहेंगे। तो वही कह रहा है कि किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग
इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। तो इसको आप लोग अंडरलाइन करें। तो पहला नियम किरचॉफ का क्या हो गया कि एक पॉइंट जिसको हम संधि कहते हैं, संधि में धाराएं आएंगी और उसी से सब जगह जाएंगी। तो जितनी करंट आएगी उतनी ही बाहर निकलेगी। आने वाली करंट और वहां से निकल के जाने वाली करंट का अगर हम योग करेंगे तो वो बराबर आएगी। चित्र 3.15 दिखा रहा है। तो चित्र 3.15 को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए चित्र 3.15 में कह रहा है कि यदि ए पर निकलने वाली विद्युत धारा I1 + I2 तथा प्रवेश करने वाली विद्युत धारा I3 है तो संधि के नियम के अनुसार I3 I1 + I2 के बराबर होगी। तो कहने का मतलब I1 + I2 आ रही है, I3 निकल के जा रही है, तो इसलिए I3 I1 + I2 के बराबर है, क्योंकि संधि नियम यही बताता है कि जो करंट आएगी उतनी ही निकल के जाएगी। अब कह रहा है कि H से निकलने वाली भी एक ही धारा है और संधि नियम से ये भी I1 होगा। तो H कहाँ है? ये H। तो इससे निकलने वाली धारा ये देखिए I1 है, तो ये भी एक ही होगी, I1 ही होगी। दो पासों AHDCBA मतलब ये वाला पास, ये वाला लूप, एक बंद परिपथ को लूप बोलते हैं। तो ये एक लूप हो जाएगा। तो कह रहा है AHDCBA तथा AHDEFGA ये मतलब पूरा, ये पूरे की बात हो रही है, ये पूरा के लिए पास नियम प्रदत्त करते हैं। तो इनके लिए अगर पास नियम हम लागू करें, लूप ला, तो आप देखिए लूप ला ये वाला पढ़ेंगे तब आपको ये नीचे समझ में आएगा। कुल मिला के अभी पहला नियम पढ़ा गया है। तो सिर्फ इतनी बात समझिए कि यहाँ से देखिए करंट आई जा रही है इस लूप में, तो यहाँ पर और इससे I3 जा रही है। इस वाले सेल से इसका मतलब I3 जा रही है और इस वाले सेल से इसका मतलब नहीं, इस वाले सेल से ये I3 आ रही है और इधर को I1 है और इधर को I2 है। इसका मतलब ये I3 ही दो भागों में टूटी है, I1 और I2 में। तो I3 बराबर I1 और I2 होगी। वही I3 बराबर I1 और I2 है, क्योंकि इस जंक्शन बिंदु पर, यही देखिए संधि बिंदु है, इस पर I3 आने वाली धारा और निकल के जाने वाली धारा बराबर होगी। तो इसलिए I3 = I1 + I2 होगा। इस प्रकार से अब देखिए कह रहा है कि यह इस नियम का प्रमाण इस तथ्य से समझते हैं कि जब विद्युत धारा स्थायी होती है, यानी स्टेडी करंट होती है, तो कह रहा है किसी संधि या चालक के किसी बिंदु पर आवेश संचित नहीं होता। तो इस पॉइंट पर I3 और I1 I2 के रूप में दो भाग में बट के चली गई। अगर धारा पूरी बाहर निकल के न जाती, यानी I3 I1 + I2 के बराबर न होता, तो यहाँ पर कुछ आवेश संचित होता, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर ही धारा है, तो आवेश ही प्रवाहित हो रहे हैं। तो अगर I3 I1 I2 के बराबर न होती तो यहाँ पर कुछ हमें आवेश मिलता, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है जितना करंट आई उतना पूरी निकल गई, इसलिए I3 और बराबर I1 + I2 ये हमारा जंक्शन रूल के हिसाब से सही है। किरचॉफ ने सही बताया। तो वही कह रहा है कि अतः प्रवेश करने वाली कुल विद्युत धाराएं जो कि संधि में आवेश के प्रवाह की दर है, बाहर निकलने वाली कुल विद्युत धाराओं के बराबर होती। तो चूंकि आवेश यहाँ नहीं रुकता, तो जितना करंट आ रही है उतना सब निकल जा रही है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए अगला नियम आ जाता है लूप का नियम, जिसको लूप रूल या पास रूल भी बोलते हैं। पास भी बोलते हैं, लूप को ही पास भी बोलते हैं। तो लूप नियम या पास नियम इसको बोलते हैं। लूप रूल अंग्रेजी में कहेंगे। तो इसको भी समझ के
पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि प्रतिरोधकों यानी रेजिस्टेंस तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दूसरा नियम क्या है कि ऐसा लूप चुनेंगे जिसमें प्रतिरोध जुड़े हों और सेल भी जुड़े हों, तो उस बंद लूप में जो प्रतिरोध और लूप के गुणनफल का बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो वही कह रहा है कि प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। अब कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करें। कह रहा है यह नियम भी सुस्पष्ट है क्योंकि विद्युत विभव बिंदु की अवस्थित पर निर्भर करता है, अतः किसी बिंदु से प्रस्थान कर यदि वो वापस उसी बिंदु पर आते हैं तो कुल परिवर्तन शून्य होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से इस लूप की बात करें तो इस सेल में 45 वोल्ट का पोटेंशियल यानी विभव है, तो यहाँ से चल करके कहीं से भी अगर हम इसी पॉइंट पे आएंगे तो 45 वोल्ट ही होगा। तो परिवर्तन यानी 45 - 45 बराबर 0 होगा, यानी परिवर्तन 0 होगा। तो यह भी बात हमारी स्पष्ट है। तो वही कह रहा है कि यह नियम भी सुस्पष्ट है क्योंकि विद्युत विभव बिंदु की अवस्थित पर निर्भर करता है यानी पोजीशन पर निर्भर करता है पोटेंशियल, अतः किसी बिंदु से प्रस्थान कर यदि हम वापस उसी बिंदु पर आते हैं तो कुल परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यह बंद पास में हम प्रस्थान बिंदु यदि एक बंद पास में हम प्रस्थान बिंदु पर वापस आते हैं, यह नियम इसीलिए वापस जाते हैं, यह नियम इसीलिए। तो अब देखिए ये जो लिखा गया है इसके बारे में समझ लें थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो तीर के निशान लगाए गए हैं ये ऐसे घुमा करके लगाए गए हैं, ऐसे नहीं लगाया गया है। जैसे यहाँ पर करंट इधर चलेगी इस तरफ, यहाँ पर करंट इस तरफ, तो ये घुमा करके क्यों लगाया गया है? इसको ऐसे लगा देना चाहिए या ऐसे लगा देना चाहिए, इस तरह क्यों घुमाया? तो घुमाया इसलिए है कि यहाँ पर देखिए करंट इस तरफ जा रही है, यहाँ पर इस तरफ, तो दोनों की दिशाएं विपरीत लग रही हैं, इसलिए हम एक के लिए प्लस और एक के लिए माइनस मान लेंगे, गलती कर जाएंगे। इसलिए किरचॉफ ने इस तरह चिन्ह लगाया है, एनसीईआरटी में इस तरह चिन्ह लगाया है। तो इस तरह चिन्ह लगाने का मतलब है कि अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज ऐसे, तो यहाँ पर देखिए ऐसे करंट घूम के ऐसे आ रही है, तो जो चिन्ह यहाँ पर इधर को है वही चिन्ह यहाँ पर इधर को है, यानी दोनों की दिशाएं एक ही हैं क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे ऐसे करंट चल रही है इस तरह, ये दिशा है। अगर ये ऐसे होती इस तरह तो ये उल्टा दिशा हो जाती एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। ये घड़ी के घूमने की दिशा में है, इसलिए चाहे ये तीर इधर हो या इधर, ये एक ही दिशा में करंट चल रही है क्लॉकवाइज। तो ये गलती हम न कर बैठे, इसलिए तीर को घुमा करके लगाया गया, तो इसको ध्यान देना है। तो अब इस नियम से देखा जाए तो यहाँ पर देखें किसी एक लूप में देखें, मान लीजिए इसमें देखते हैं तो प्रतिरोध गुणे धारा बराबर विभव होगा, तो 30 गुणे आई। अब देखिए क्लॉकवाइज करंट यहाँ जा रही है, तो ऐसे ही जा रही है, इसमें ऐसे घूम के फिर ऐसे आएगी, तो -30 आई लिखा है। क्लॉकवाइज के लिए माइनस चिन्ह लगाया है, तो एक ही दिशा में जितने भी करंट होंगे सब में माइनस लगेगा। तो यहाँ पर देखिए -30 आई क्योंकि प्रतिरोध है और आई का गुणा है। प्रतिरोध गुणे धारा करेंगे, जिस रास्ते में केवल धारा होगी प्रतिरोध नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे, अभी आगे बताएंगे हम। तो प्रतिरोध गुणे धारा निगेटिव में 30 -30 आई। अब देखिए फिर ये अब देखिए इस रास्ते में यहाँ पर कहीं प्रतिरोध नहीं है, फिर यहाँ पर प्रतिरोध है और ये दिशा करंट की एक ही है, तो फिर माइनस लगाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर दिशा इधर को है, यहाँ पर इधर को, तो ये ना सोचना कि ये पश्चिम को ये पूरब को है, ऐसा नहीं, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इस तरह देखना।
कि ऐसे घड़ी के चलने की दिशा में, तो इसमें भी माइनस लगेगा, तो -40 ये और एक ये 41 और ये I3 और ये देखिए यहाँ पर जब इधर को चलते हैं तो यहाँ पर ये धनात्मक चिन्ह लगेगा, पॉजिटिव वाला बड़ी लकीर में मतलब पॉजिटिव वोल्टेज है, छोटी लकीर में निगेटिव है। मतलब इधर +45 वोल्ट है, इधर -45 वोल्ट, तो +45 है इसलिए +45 लिखा बराबर 0। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरे वाले लूप में देखते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे को कह रहा है AHDEFGA, यानी AHDEFG फिर A, मतलब ये बड़े वाले लूप को। तो इसमें देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसमें देखिए करंट हमारी क्लॉकवाइज है, ये दिशा इस तरह है, तो इसको निगेटिव लिखेंगे, तो -30 I1, -30 ये I1 है, माइनस में लिखेंगे, +21 I2। अब यहाँ पर देखिए 20 ओम ये है, 1 ओम ये है, तो 20 और 1 21 हो गया। और देखिए करंट की दिशा इसमें इधर है, इसमें इधर को है, इधर, तो ये ऐसे बनेगा, उल्टा है, इसका उल्टा है, तो ये माइनस लिखे हैं तो ये प्लस लिखेंगे, तो इसलिए +21 I2 लिखा है। और यहाँ पर देखिए जो ये करंट इधर से आ रही है, तो इधर निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, छोटा वाला निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव माना जाता है, तो निगेटिव मिल रहा है, इसलिए निगेटिव में 80 लिखा है, 80 वोल्ट वाला बराबर 0। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3.5 आता है उदाहरण। कह रहा है 10 वोल्ट तथा नगण्य यांत्रिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनी परिपथ जाल, जिसको नेटवर्क कहते हैं, कि विकर्णता सम्मुख कोनों से जुड़ी है। तो देखिए ये एक घन है, क्यूब जिसको बोलते हैं, क्यूब के हर मतलब किनारे वाले बॉर्डर पर प्रतिरोध लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, और इसमें जो विकर्ण है AC, यहाँ से एक लकीर खींच दें तो ये डायगोनल या विकर्ण हो जाएगा। यहाँ पर बैटरी के एक सिरा यहाँ पर जुड़ा है, इसी से करंट दी जा रही है। तो करंट दी जा रही है, तो अब पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है वो हम अब समझेंगे। तो कह रहा है परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है, तो 12 ये साइड होती हैं क्यूब में यानी घन में, तो 12 साइड में एक एक प्रतिरोध जोड़ दिया है, प्रत्येक प्रतिरोध की क्षमता 1 ओम है, तो 12 जुड़ गए हैं। चित्र 3.16 ये हमारा जो चित्र है इसको हम देख रहे हैं। कह रहा है परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारों के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो इस जितना सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और किस किस कार्नर पे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले इस चित्र को हम समझते हैं। सब जगह R 1 ओम का प्रतिरोध देखिए लगा दिया गया है, और करंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ से करंट ऐसे जाना शुरू करती है यहाँ। तो यहाँ से देखिए 3 रास्ते बनते हैं। तो हमने किरचॉफ का पहला नियम पढ़ा है, जंक्शन रूल या संधि नियम, कि जितनी धारा आएगी उतनी उस जंक्शन से बाहर निकल के जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3I करंट को माना गया है, इसलिए कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और यहाँ पर 3 जगह बटेगी तो I हो जाएगी। तो 3I यहाँ 3 जगह बटी, तो तीनों जगह I हो गई। अब ध्यान दीजिए I हमेशा नहीं लिखेंगे, यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये प्रतिरोध बराबर है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम सारे प्रतिरोध बराबर हैं। तो जब अवरोध प्रतिरोध बराबर होगा तो धारा भी बराबर होगी, क्योंकि V = IR होता है। तो V कांस्टेंट है 10 वोल्ट, तो जितना I होगा R भी उसी के समतुल्य होगा। तो प्रतिरोध चूंकि समान है तो धारा भी समान जाएगी, इसलिए 3I समान रूप से I में बट गई। अब यहाँ जब आ जाते हैं
तो यहाँ पर अब ये आई फिर दो भाग में बटेगी, तो यहाँ पर भी प्रतिरोध समान है, इसलिए फिर धारा दो बराबर भागों में बटी, तो आई का आधा I/2 फिर आई का आधा I/2। इस प्रकार से यहाँ भी बट गई। इसी प्रकार से ये आई यहाँ पर गई तो यहाँ पर भी दो भागों में बटी, तो I/2 ये आई यहाँ पर गई तो दो भागों में बटी, I/2 इस प्रकार से बढ़ते हुए फिर यहाँ आई आ गई, क्योंकि यहाँ से भी मिली, यहाँ से I/2 और यहाँ से I/2 तो फिर आई हो गई। इसी प्रकार यहाँ से I/2 यहाँ से I/2 तो फिर आई हो गई, यहाँ से I/2 या नीचे वाले से I/2 तो फिर आई हो गई, और पूरी एक ये आई एक ये आई तो फिर 3I यहाँ पर आ गई। तो इस प्रकार से सर्किट हमारा बना हुआ है। तो अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि परिपथ जाल को प्रतिरोधकों के सरल श्रेणी एवं पार्श्व संयोजन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो वही कह रहा है कि परिपथ जाल को प्रतिरोधकों के सरल श्रेणी एवं संयोजन पार्श्व संयोजन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी सीरीज या पैरेलल में हम लोग नहीं चेंज कर सकते। तथापि प्रश्न में स्पष्ट सम्मिति है जिसके उपयोग द्वारा परिपथ जाल के समतुल्य प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। तो स्पष्ट सम्मिति है, सम्मित का मतलब सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में काटा जाए तो एक ही तरह की स्थिति पैदा हो। जैसे गन्ना है, गन्ने को बीच से फाड़ दें तो एक भाग इधर एक भाग इधर एक ही जैसे बन जाते हैं, तो इसी को सममिति बोलते हैं। जैसे हम लोग द्विपार्श्व सम्मित में है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है कि बीच से हमको फाड़ दिया जाए अगर तो आधा भाग इधर आधा भाग इधर एक ही तरह का होगा, तो ये सममिति है। तो इस चित्र में भी जो क्यूब है उसमें सब जगह एक एक ओम का ही प्रतिरोध है और धाराएं भी एक ही नियम कानून से 3I को फिर I/2 बट रही हैं। तो सिमेट्री की वजह से हम लोग इसका समतुल्य प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए AA डैश AD तथा AB, AA डैश AD तथा AB इनमें 3I धारा I में बट जा रही है, जैसा हमने आपको समझाया है। तो वही कह रहा है कि AA डैश AD तथा AB पथों को परिपथ जाल में सममितीय विधि में रखा गया, यानी सिमेट्रिकल है। सब जगह प्रतिरोध बराबर जुड़ा हुआ है, करंट भी बराबर जा रही है। तो कह रहा है इसलिए प्रत्येक में समान विद्युत धारा मान लीजिए I प्रवाहित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त A डैश B तथा D सिरों पर आगत धारा I को दो समान निर्गत शाखाओं में टूटना चाहिए। इस प्रकार घन के समीप 12 किनारों में धारा को सफलतापूर्वक I के पदों में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि ये I ये बटी, फिर यहाँ से दो रास्ते हुए तो I/2 बटी, यहाँ से I/2 यहाँ से I/2 फिर I मिल करके हो जा रही। तो इस प्रकार से हम इसको स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। कह रहा है इसमें किरचॉफ के प्रथम नियम तथा प्रश्न की सम्मित का उपयोग करते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सिमेट्रिकल रूल भी लागू करते हैं। तो आगे हम क्या कहेंगे, आगे एक बंद पार्श्व जैसे ABCC डैश EA लीजिए, ABCC डैश EA, ABCC डैश EA, ये वाला लूप हमको लेना है। तो अगर हम इसको लेंगे तो फिर उसी प्रकार से करेंगे कि एक ही दिशा में निगेटिव साइन लगाएं या पॉजिटिव, जिधर लगाएंगे एक ही दिशा में लगाएंगे। तो देखिए -IR लिख रहा है, तो इसका मतलब ये है जहां जहां करंट होगी उसी को हम लिखेंगे। तो ABCC डैश EA में तो A से B में चला तो यहाँ पर R रेजिस्टेंस माना है और ये I है, दाहिने ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस साइन लगाया, जैसा उदाहरण में हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल में। तो -IR फिर -12IR लिखा है। तो यहां पर देखिए फिर यही दिशा है तो -12IR लिखा ये वाला रेजिस्टेंस।
फिर -IR लिखेगा, फिर यहाँ से आकर के निगेटिव टर्मिनल है तो -10 वोल्ट लिखेगा, बराबर 0 लिखेगा। देखते हैं, क्योंकि निगेटिव में जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए -IR प्लस एप्सिलॉन लिखा, -IR -12IR -IR प्लस एप्सिलॉन या E लिखा है, उसको नहीं लिखा, बराबर यहाँ पर 0 लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस टर्मिनल है, फिर भी इसने पॉजिटिव लिखा है, तो जो आगे वाला हम आगे किसी लूप के लिए लिखेंगे तो उसमें भी हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, इसको ध्यान देना। क्योंकि यहाँ जो हमने किया है, यहाँ पर देखिए धारा घूम के I2 इधर आ रही है, तो यहाँ पर -I लिखा है देखिए, और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल में आ रही है, निगेटिव टर्मिनल में करंट आ रही है, यहाँ से इस प्रकार आएगी और यहाँ से इधर जा रही है, फिर भी निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव लिखा है। तो जो लिखेंगे सब के लिए वैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए फिर भी पॉजिटिव लिखा है, तो दूसरे लूप के लिए जब हम बनाएंगे तो वहाँ भी पॉजिटिव ही लिखेंगे, मतलब जो भी करेंगे सब के लिए वैसा ही करेंगे। तो ये कह रहा है तो यहाँ पर देखिए प्लस एप्सिलॉन या E बराबर 0 हो गया। यहाँ प्रत्येक किनारे का प्रतिरोध R है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल E है, ये माना गया है, वैल्यू हम बाद में रखेंगे। तो ये देखिए एप्सिलॉन बराबर आ गया 5/2IR। तो परिपथ जाल नेटवर्क का समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट निम्नवत होगा। तो ये इसको जब सॉल्व किया तो एप्सिलॉन बराबर आ गया 5/2IR। अब R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपान 3I हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान 3I। अब यहाँ पर समझने की बात है कि V इक्वल टू IR होता है, तो V कहें या जब करंट नहीं फ्लो होगी तो E बराबर IR कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए करंट जो है वो हमारी, अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे अगर, तो E अपान I हो जाएगा। तो E की वैल्यू ये है 5/2IR, और यहाँ पर जो टोटल करंट है वो 3I है, 3I है क्योंकि 3I क्वेश्चन में माना गया है। तो ये सब कट जाएगा I से I, तो यहाँ पर ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/2 से 3 गुणा होगा 6R आ जाएगा, वही यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए करंट 3I जा रही है, तो 3I ही निकलेगी, इसलिए I की जगह 3I रखा गया है नीचे। अब देखिए यहाँ पर R इक्विवेलेंट एप्सिलॉन अपान 3I आ गया, इसको सॉल्व किया तो 5/6R आ गया, और R की वैल्यू 1 ओम क्वेश्चन में दी गई है, तो इसके लिए R इक्विवेलेंट में R की जगह 1 रखेंगे तो 5/6 ओम आ जाएगा। तथा एप्सिलॉन यानी जो विद्युत वाहक बल है वो 10 वोल्ट दिया गया है। तो परिपथ जाल यानी नेटवर्क में कुल धारा कितनी होगी, तो कुल धारा निकालना है अगर, तो 3I इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V अपान R हो जाएगा। तो R हमने निकाल लिया इतना, और ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर बराबर 10 वोल्ट रखेंगे, अपान R की जगह ये पूरा उठा कर रख देंगे 5/6। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 12 एम्पियर। अब 3I बराबर 12 एम्पियर, तो I बराबर 4 एम्पियर। तो प्रत्येक किनारे में प्रवाहित होने वाली धारा को अब चित्र 3.16 से जाना जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि 3I हमने माना था इस फार्मूले में कि 3I निकल के जा रही है, तो I की वैल्यू हमारी 4 एम्पियर होगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम नीचे देखिए कह रहा है कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिपथ नेटवर्क की सममित के कारण उदाहरण 3.5 में किरचॉफ के नियम की विशाल शक्ति का उपयोग नहीं किया गया है।
यानी और जटिल प्रश्न भी हम किरचॉफ के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में सिमेट्री थी तो ऐसा हम लोग नहीं किए। एक सामान्य परिपथ नेटवर्क में सममित के कारण इस प्रकार का सरलीकरण नहीं होता है। तो एक सामान्य परिपथ नेटवर्क में सिमेट्री के कारण जो है इस प्रकार का सरलीकरण नहीं होता, यानी कि जो किरचॉफ के नियम है उनको हमने यहाँ नहीं लागू किया, क्योंकि आसानी से ऐसे ही क्वेश्चन निकल आया। इसीलिए संधियों एवं बंद पासों में जिनकी संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी कि नेटवर्क में अज्ञात राशियां हैं, किरचॉफ के नियम के उपयोग द्वारा समस्या को हल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी संधियां हों और बहुत अज्ञात नेटवर्क हों तो वहां भी किरचॉफ के नियम को लागू करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह उदाहरण 3.6 में स्पष्ट किया गया है। तो ये 3.6 क्वेश्चन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किरचॉफ के नियम से कितने जटिल क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए कह रहा है कि चित्र 3.17 में दिखलाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है, एक सेल ये लगाया गया है, एक सेल ये लगाया गया है। तो इसमें हमको करंट बताना है। तो इसको समझिए, देखिए ये जो सेल है हमारा, इससे I1 करंट निकल रही है। तो अगर ये I1 निकल के यहाँ पर दो रास्ते बन रहे हैं तो एक रास्ते में I2 जा रही है, तो इधर कितनी बचेगी? तो I1 में अगर I2 घटा दें तो उतनी ही इधर जाएगी, तो I1 माइनस I2 इधर हो गई। अब देखें यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, इससे I3 धारा जा रही है, तो I3 इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, तो इस रास्ते में I2 प्लस I3 यानी I2 और I3 दोनों आ रहे हैं। अब इधर से ये I1 निकली थी तो इधर हम I1 भेज देंगे, क्योंकि जिधर से जितनी धारा आती है उतनी ही निकलती है उस संधि से। ये किरचॉफ के पहले नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब इधर कितनी बचेगी? तो इधर I2 प्लस I3 आई और इधर I1 चली गई, तो इधर कितनी बचेगी? I2 प्लस I3 माइनस I1 बचेगी इस वाले प्रतिरोध में। और यहाँ से देखिए इधर से I3 निकलेगी थी तो इधर हमने फिर I3 भेज दिया, क्योंकि जितनी निकलेगी उतनी ही भेजना है। और इधर ये हमारी I1 माइनस I2 आएगी। तो ये हमने फिगर को समझ लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि नेटवर्क की प्रत्येक शाखा के लिए एक अज्ञात धारा निर्धारित की गई है जिसे किरचॉफ के नियम को लागू कर ज्ञात करना है। तो हमने I1, I2, I3 मान लिया है, तो इन्हीं को ज्ञात करना है। कह रहा है प्रारंभ में ही अज्ञातों की संख्या कम करने के लिए प्रत्येक शाखा में अज्ञात विद्युत धारा को निर्दिष्ट करने हेतु किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमारे पास तीन अज्ञात राशियां I1, I2 तथा I3 हैं, जिन्हें तीन विभिन्न बंद पासों में किरचॉफ के द्वितीय नियम के उपयोग से ज्ञात कर सकते हैं। तो I1, I2, I3 तीन धाराएं प्राप्त हुई हैं, तो इनमें किरचॉफ के नियम को लगा करके हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है बंद पास ADCA में किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करने से हमें निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त होता है। तो बंद पास ADCA देखते हैं। ADCA ये वाला। तो देखिए यहाँ पर ये करंट को जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको निगेटिव, क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लेंगे हम। यानी जो घड़ी की दिशा में है वो धनात्मक, जो घड़ी की विपरीत दिशा में है उसको ऋणात्मक लिखेंगे। तो ADCA में देखते हैं, कह रहा है 10 माइनस 4 I1 माइनस I2। तो यहाँ पर देखिए जो सेल लगा है ये धनात्मक टर्मिनल है, इसलिए धन का 10 लिखा है। तो 10 माइनस 4 का गुणा किया I1 माइनस I2। फिर यहाँ पर देखिए इधर से जब इधर जाएंगे तो ये धारा इधर को आ रही है, चल हम इधर को रहे, तो इधर वाले को ऋणात्मक लिया है तो इसको धनात्मक लिखेंगे। तो प्लस 2 गुणे I2 प्लस I3 माइनस I1 लिखेंगे। तो इसको देखते हैं,
तो देखिए +2 गुणे I2 + I3 - I1 और फिर -I1 लिखा है। फिर देखिए ऐसे चल के हम लोग ऐसे जा रहे थे तो ये उल्टा पड़ रहा था तो धनात्मक लिखा, फिर ये सीधा पड़ रहा है तो I1 गुणे 1 करेंगे तो ये केवल I1 बचेगा तो -I1 लिखा है। तो इस प्रकार से ADCA में हमने ये लिख लिया, बराबर 0 लिख देंगे। इसको सिंपल किया तोड़ करके तो 7I1 - 6I2 - 2I3 बराबर 0 हो गया। अब बंद पास ABCA के लिए हमें प्राप्त होता है ABCA ये वाला पास, ये वाला। तो इसमें देखते हैं वैसे ही लिखेंगे, ये धनात्मक टर्मिनल है, इधर को चल रहा है तो धन का 10 होगा, 10 माइनस 4 गुणे I2, फिर ये देखिए इधर चल रहा है -2 गुणे I1 I2 + I3, फिर ये इधर चल रहा है तो माइनस का I1 बराबर 0 होगा। तो ऐसे ही लिखते हैं। तो देखिए 10 माइनस 4 I2 माइनस का 4 गुणे I2, फिर यहाँ पर देखिए इधर को ही ये तीर जा रहा है ऐसे घड़ी चलने की दिशा में, तो सबको ऋणात्मक लेंगे, एक ही दिशा में सबको एक ही चिन्ह लगाएंगे। तो ये माइनस का 2 गुणे I2 + I3 बराबर 0, फिर -I1 होगा क्योंकि 1 गुणे I1 होगा, तीर इसी तरफ है तो माइनस इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए -I1 लिखा, +2 गुणे I2 + I3 - I1 बराबर 0। ये पहले में, इसी प्रकार इसमें 10 माइनस 4 I2 - 2 I2 + I3 - I1 बराबर 0। फिर से समझ लीजिए, 10 माइनस 4 गुणे I2 -2 गुणे I2 + I3 -1 I1 गुणे 1 तो I1 होगा बराबर 0। यही लिखा गया है। ये ऐसे देखिए घड़ी के चलने की दिशा में तीर सारे आ रहे हैं, इसलिए सबको माइनस करके लिखा है। तो इस प्रकार से इसको सिंपल करेंगे तो I1 + 6I2 + 2I3 बराबर 10 हो जाएगा। अब बंद पास BCDEB के लिए हमें प्राप्त होता है BCDEB ये वाला। इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसे चल के ये ऐसे करंट एक ही दिशा में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 लिखा है क्योंकि ये 5 वोल्ट की बैटरी, इधर से ऐसे चलेंगे तो धनात्मक टर्मिनल आ रहा है तो धन का 5 लिखा है, +5। तो +5 -2I2 + I3 -2I2 + I3 -I1 बराबर 0। कैसे लिखा है इसको समझ लीजिए। देखिए इधर चला, यहाँ आ गए तो माइनस का 2I2 + I3 ब्रैकेट में, माइनस का 2I2 + I3 -I1 ब्रैकेट में, फिर यहाँ आ गए तो बराबर 0 हो गया। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। देखिए 5 - 2I2 + I3 -2I2 + I3 -I1 बराबर 0 लिखा है। तो इसी प्रकार से लिखते हैं। इसको सिंपल किया तो आ गया 2I1 - 4I2 - 4I3 बराबर -5। तो समीकरण ABC 3 युग्मत समीकरण है जिनमें 3 राशियां अज्ञात हैं, इन्हें सामान्य विधि से हल किया जा सकता है इस प्रकार। तो इन तीनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो I1 2.5 आ जाएगा, I2 5/8 एम्पियर आ जाएगा, I3 1 सही 7/8 एम्पियर आ जाएगा। ये युगपत समीकरण है तो इनको सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व किया तो ये सब आ गया। अब कह रहा है विभिन्न जाल की विभिन्न शाखाओं में धाराएं निम्न प्रकार हैं। तो AB बराबर, तो AB में I2 धारा जा रही थी तो 5/8 एम्पियर हो जाएगी। CA में हमारी I1 धारा जा रही थी तो 2/1 एम्पियर हो जाएगी। और DEB में हमारी I3 धारा जा रही थी तो 1 सही 7/8 एम्पियर हो जाएगी।
AD में हमारी I3 धारा जा रही थी तो 1/7/8 एम्पियर हो जाएगी। CD में कोई धारा नहीं जाएगी क्योंकि CD में I2 + I3 - I1 है, तो I2 I3 को जोड़ के I1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए CD में 0 धारा है। BC में हमारी ये I1 धारा जा रही थी, इसलिए 2/1/2 एम्पियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं। कह रहा है यह आसानी से सत्यापित किया जा सकता है कि यदि किरचॉफ के नियम को शेष बंद पासों में उपयोग किया जाए तो हमें कोई अन्य स्वतंत्र समीकरण नहीं प्राप्त होगा, अर्थात धाराओं के उपरोक्त मान नेटवर्क के हर बंद पास के लिए द्वितीय नियम को स्पष्ट करें। तो ये जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया ये दूसरे नियम से किया है, तो दूसरा नियम लगा करके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते। उदाहरण के तौर पर बंद पास BADEB के लिए कुल वोल्टता पात है, तो BADEB तो इसके लिए देखते हैं। तो ये देखिए इधर को जा रही है करंट, ये इधर को जा रही है, तो इधर वाली वोल्टता में अगर घटा दें तो हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको देखते हैं कैसे लिखा है। तो देखिए लिख रहा है 5 वोल्ट + 5/8 × 4। तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट की बैटरी है, तो 5 वोल्ट प्लस I2 हमारी 5/8 है गुणे ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो I2 देखिए 5/8 है, तो 5/8 गुणे 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी। ये पूरा जोड़ा माइनस करके, अब देखिए माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि ये देखिए तीर इधर को लगा है और ये तीर इधर को लगा है, तो इसमें ये घटेगा। अगर तीर एक ही तरफ होता तो जुड़ता, इसको ध्यान देना। ये सारे तीर एक ही तरफ हैं, ये वाले, तो ये सब जुड़ेंगे। तो देखिए 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 4 गुणे I1 - I2 देखते हैं कितना है। I1 - I2 करेंगे, I1 - I2, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 15/18 और 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये लगा दिया। अब इसमें ये घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि जैसा कि किरचॉफ के द्वितीय नियम द्वारा अपेक्षित है कि जहां से चले थे वहीं अगर हम आ जाएंगे तो विद्युत परिपथ में विभवांतर जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो 0 होगा। तो 0 ही हमको प्राप्त हो गया। इसको देखिए हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5/8 × 4 - 15/8 × 4 बराबर 5 लिखेंगे। तो जब ये बराबर 5 लिखेंगे तो ये घट करके 5 ही आएगा, तो 5 फिर इधर आ जाएगा, तो 5 - 5 बराबर 0 आ जाएगा। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे में आपको सुविधा रहे, इसको 5 को इधर प्लस ना करके बराबर 5 कर दीजिए। जैसे ये 0 लिखते थे तो ये 5 वोल्ट को इधर ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस में आ गया 5। तो बाद में यही किया गया है कि जो बैटरी है उसकी वोल्टता को बराबर किया गया है। तो यहाँ भी हम ये माइनस ये बराबर 5 लिख सकते हैं। तो इधर भी 5 आएगा, बाईं तरफ, दाईं तरफ भी 5 रहेगा, तो 5 - 5 बराबर 0 होगा। इस तरह भी हम समझ सकते हैं। अब आगे आ जाता है व्हीटस्टोन सेतु। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।